हेलो बच्चों। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लगातार अपने एक्सप्रेशंस व्यूज़ दे रहे हो मुझे कमेंट करके। आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए, ये बहुत अच्छा और सुखद संयोग है। क्योंकि अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं ना तो एक तरह से एक और एक मिलके 11 हो जाता है, एक और एक दो नहीं होता। 1+1 is 11, नॉट 1+1 is 2। तो मैं सारे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनके साथ लगें और उनके साथ इन्वॉल्व हों। और अगर वो छोटी-मोटी गलती कर रहे हों बिकॉज़ ऑफ विदाउट एनी इंटेंशन और इंटेंशनली, तो उसको आप दूर करिए। और ये वक़्त है कि अगर सही से प्लानिंग हो जाता है तो सिलेक्शन हो जाएगा। आपका बच्चा एवरेज है, बिलो एवरेज है, टैलेंटेड है, कोई ओवर कॉन्फिडेंट है, इन सब के लिए मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। मैं बार बार कहता हूँ, लाइव एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने जो पर्सनली देखे हैं उन्हीं के थ्रू मैं आप लोग को बता सकता हूँ, जो एकदम सही है। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद द हेल्प ऑफ पास्ट, वो तो सही होता है। पास्ट में जो हुआ है वो हुआ है, सही हुआ है, उसी के बेसिस पे हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। दिस इज वेरी क्वाइट सिंपल थ्योरी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जो बहुत टैलेंटेड रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत सारे उन बच्चों को देखा है जो एवरेज रहे हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। इसके पीछे अगर जाते हैं तो बड़ी छोटी सी थ्योरी है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बायोलॉजी में भी 2 सब्जेक्ट है, बॉटनी एंड जूलॉजी है। और मुझे हर दिन क्लास करना होता है। मेरी क्लास सपोज करिए 5 आवर्स अ डे चलती है। और मेरा एक फिजिक्स में एक चैप्टर में 500-600 क्वेश्चंस होते हैं। बहुत वर्स्ट केस अगर ले लिया जाए सेलेक्टिव चूजी बन के तो 200 क्वेश्चन। तो एक तरह से 700-800 क्वेश्चन एक चैप्टर के होते हैं। और अगर मैं बहुत शार्प हूँ, शार्प का मतलब क्या होता है कि एक बार में जो पढ़ा वो समझ में आ जाए, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ शार्प। शार्प का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल, एक टाइप का न्यूमेरिकल किया, अब उस टाइप के सारे न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो। शार्प का मतलब ये तो नहीं हुआ कि आपने न्यूमेरिकल किया ही नहीं, सिर्फ थ्योरी पढ़ लिया और एग्जाम में गए और सॉल्व कर लिया। ये तो भाई साहब भगवान ही है। आप अगर कितने भी शार्प हैं, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, you will not solve the questions based on each concept. It is just impossible to get the solution of those questions in the examination hall where the pressure amount is very high. ये जो मिसकंसेप्शन है कि हम ब्रिलियंट हैं और निकल जाएंगे, ये स्कूल स्कूल तक तो सीमित रहता है। स्कूल में आपने पढ़ा, यू हैव डिफाइंड सिलेबस, syllabus will come within that definite past year papers, guest paper, mock papers। कॉम्पिटेटिव में तो हर क्वेश्चन नया होता है और वो कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि वेदर यू आर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग और नॉट। यहां बड़े बड़े से सूरमा फेल हो जाते हैं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं और मैं उस बच्चे का नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। बट मेरे स्टूडेंट अगर 2017 बैच में होंगे तो उन्हें याद आ रहा होगा, 17-18 बैच था। मेरे पास कुछ बहुत ही टॉपर बच्चे आए थे, मतलब जिनका एक आध बच्चे ऐसे थे जिनका सिलेक्शन हो गया था, स्टेट कोटा से उनको अच्छी सीट मिल रही थी, बट दे वांटेड टू गेट द मौलाना आजाद, एम्स या दिल्ली का कोई कॉलेज या टॉप कॉलेज। उसके चक्कर में उन्होंने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो 12th के साथ ही उन्होंने किया था, तो उन्हें लगा कि एक साल उनके पास और है। उसी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे थे, एक बच्चा ऐसा था जो आईआईटी में सेलेक्ट हुआ था और उसकी 10,000 रैंक थी। लेटर ऑन ही डिसाइडेड टू गो फॉर बिकम अ डॉक्टर, तो उसने एक सब्जेक्ट बायोलॉजी लिया और उसकी तैयारी की। और उसी टाइम ये बायोलॉजी में इन्होंने एक मैंडेटरी कर दिया था कि 1 साल बायोलॉजी नहीं लेना, प्राइवेट आप नहीं ले सकते और आपको 2 साल पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी, देन ओनली यू कैन अपीयर फॉर नीट। तो वो 1 महीने का उसके साथ डिस्टर्बेंस भी रहा, बाद में गवर्नमेंट ने उसको अलाउ कर दिया था उस साल। अब क्या हुआ, वो इतना शार्प बच्चा था कि फिजिक्स में पढ़ाता था 180 आउट ऑफ 180 एवरी टाइम। एक आध बार 175 एक गलती, या एक आध बार 176 एक छोड़ा हुआ। जो हमारा उस साल का एक दूसरा स्टूडेंट था, वो अपने आप को रेट करता था सेकेंड स्टेज से, और दूसरे स्टूडेंट के पेरेंट मुझे फोन करते थे
और जब मैं उस बच्चे का नाम लेता था तो उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना होता था, सर उस बच्चे की बात मत करिए, वो तो जीनियस है, प्लीज़ उसको मेरी बेटी के साथ कंपेयर मत करिए, वो जीनियस है। और ही वॉज रियली अ जीनियस बॉय, बट पेरेंट वाइज ही वॉज फ्रॉम अ रूरल एरियाज, गांव के एरिया का था, तो पेरेंट का कोई वैसा इमोशनल सपोर्ट नहीं था। पेरेंट बहुत सीधे साधे कि जो ये चाहे वो हम इसको दे सकते हैं, फैसिलिटीज दे सकते हैं, बाकी करना तो इसी को है। बीच में वो बच्चा हमारे यहाँ टॉपर था, डिस्प्यूटेड टॉपर था। वी स्टार्टेड ड्रीमिंग टू हैव फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया नीट में। हमें लगा कि यार हमारे तो किस्मत बदलने वाले हैं, हमारे इंस्टीट्यूट का रेगुलर बच्चा फर्स्ट रैंक ला सकता है। सारे टीचर हाईली इम्प्रेस्ड, उसके जो डाउट आते थे वो जेन्युइन डाउट होते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम तो होते नहीं थे। अब क्या हुआ, ग्रेजुअली ही स्टार्टेड बिलीविंग कि वो तो बहुत ऊपर है और उसका तो वैसे सिलेक्शन हो जाएगा। सो ही स्टार्टेड डिसकंटिन्यूइंग हिज क्लासेस। उसने अपनी क्लास को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। जब उसने अपनी क्लास को छोड़ना स्टार्ट कर दिया तो शुरू में तो मैंने इग्नोर किया, मुझे लगा कि नहीं यार अच्छा बच्चा है, वो समझदार है, आता होगा उसको। फिर जब ज़्यादा दिन नहीं आया तो उसके पेरेंट को फ़ोन किया मैंने। हाँ, बीच में वो टेस्ट देने एक आध बार आया तो मिला। मैंने उसे बोला तुम आ क्यों नहीं रहे हो, तो ही सेड कि सर टेस्ट दे रहा हूँ, घर पे अच्छी तैयारी चल रही है, आप चिंता मत करिए, नंबर में कमी नहीं आएगी। तो यहाँ भी मैंने उसको अलाउ कर दिया। फिर देखा टेस्ट में भी गायब होने लगा। फिर मैंने उसके पापा को फ़ोन किया, पापा सेड कि आप पिटाई कर दो उसकी, मेरे तरफ से पूरी छूट है, बट अब पिटाई तो कर नहीं सकते आज के ज़माने में, ना ऐसा इंटेंशन होता है। फिर वो बच्चा आना बंद कर दिया। काफ़ी हमने कोशिश की, एंड ही हैज़ गिवन एक्सक्यूज़ कि हम सर घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, आप चिंता मत करो, रिजल्ट अच्छा आएगा। यू वोंट बिलीव, एंड द सेकंड गर्ल जो सेलेक्ट हो चुकी थी वो रेगुलर आती थी, उसके पेरेंट रहते थे, थोड़ा सी डिस्ट्रैक्शन उसके घर पे होता था, बच्चे के द्वारा पेरेंट का मैसेज आ जाता था अलग से कि सर ये ऐसा कर रही है, आप इसको बताना मत, इस पर बट ऐसे कर लो, एक्शन ले लो। एंड यू वोंट बिलीव, वो बच्चे का कहीं पे सिलेक्शन ही नहीं हुआ, नो सिलेक्शन एट ऑल। और जो लड़की दूसरे नंबर पे थी सी टॉप्ड, और वो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई किया उसने। लेटर ऑन हमें पता चला कि वो बच्चा इतना परेशान हो गया, शर्म में आ गया कि वो वहाँ से शहर ही छोड़ दिया, दूसरी जगह जाके तैयारी किया। ऐसा ऐसा एक सिचुएशन मेरे पास 2020 में भी था, कोविड टाइम में। बहुत ही जीनियस बच्चा, वो भी घर पे पढ़ने लगा और उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हार्ड वर्क अगर आप छोड़ देते हो, सिर्फ ये सोचते हो कि मैं जीनियस हूँ, ब्रिलियंट हूँ और मैंने अभी तक परफॉर्म किया और उसी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आगे चलेगा, तो ये बेटा नहीं होता है। क्रिकेट नहीं है कि एक सेंचुरी मार दी तो टीम में अगले 4-5 मैच के लिए आपकी जगह पक्की हो गई। अब वहाँ भी बड़ा कंपटीशन हो गया। यहाँ एवरी डे इन एवरी चैप्टर यू हैव टू परफॉर्म। द ट्रेजिडी ऑफ दैट वॉज कि आप परफॉर्म ही नहीं कर पाते हो। आप सोचते हो कि मेरा पास्ट परफॉर्मेंस मुझे फ्यूचर में ड्राइव करेगा। तो ये एग्जाम्पल जो था वो बड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल है। मुझे हमेशा ताउम्र इसका अफसोस रहेगा, वो लड़का फर्स्ट रैंक ला सकता था, ही वॉज जेन्युइनली जीनियस। नेक्स्ट ईयर वो चला चुपचाप शांत रहा और कहीं जाके और प्रिपरेशन किया बिना किसी से बताए, और उसका सिलेक्शन हुआ। लेकिन वो बात तो नहीं रही, ना तो टॉप रैंक आई, ना तो एक साल बचा, उसका नुकसान ही हुआ। तो मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि आप अपने लाइफ में मेहनती बनो, क्योंकि मेहनत ज़रूरी है। आपको बार बार न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, सेटिंग बढ़ाना पड़ेगा। बिना सेटिंग बढ़ाए आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो? इतना बड़ा सिलेबस है, आप कम से कम 1-2 बार तो पढ़ोगे। 1-2 बार पढ़ने में ही आपकी इतनी सेटिंग होनी चाहिए होगी कि आपको मतलब मौका ही नहीं मिलेगा फ्री होने का। तो अगर आप टैलेंटेड हो और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो ये तो गॉड की ब्लेसिंग है, आप इसको डबल फायदा उठाओ ना। सो इट वॉज ऑल अबाउट learning and your suggestion for you. I hope आप इससे सबक लेंगे और आगे अच्छा करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।